Hey friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to do some experiment. Are you excited? Today I'm going to make this beautiful sketching with blending stump. And this is not the charcoal powder. This is the normal graphite pencil powder which I'm using here. Don't you think experiments makes us more creative? Can you see how softly I leave the flower edges? And see the reflection of this jar. Isn't it looking beautiful? So let me share the thought process behind this beautiful work. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आई एम गोइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट. So today I am going to make this still life sketching with blending stump, and I am not using charcoal powder. I am using graphite powder, the normal graphite pencil powder जिससे हम लोग नॉर्मल ड्राइंग करते हैं, जिससे हम लोग नॉर्मल जैसे मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, मैं उसी पेंसिल के पाउडर को मैं यूज़ करने वाली हूँ. जैसे पेंसिल को शार्प करते हैं तो सैंड पेपर से जब रब करते हैं तो उसमें से बहुत सारे डस्ट निकलते हैं. तो उस डस्ट को मैंने सेव कर लिया था पहले, तो आज मैं उसी डस्ट से शेड करने वाली हूँ विथ ब्लेंडिंग स्टम्प. So do you know why I have used graphite powder? Why I have not used charcoal powder? Actually charcoal powder मेरे पास था ही नहीं. एक्चुअली ब्लेंडिंग स्टम्प से मैंने देखा था यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे मास्टरों के वर्क देखे थे मैंने. चारकोल पाउडर के थ्रू ब्लेंडिंग स्टम्प से शेड करते वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ड्राइंग बनती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी. तो मैंने भी सोचा कि चलो ब्लेंडिंग स्टम्प से एक बार ट्राई करते हैं. तो मेरे पास चारकोल पाउडर तो था नहीं और मुझे इन्वेस्ट नहीं करना था पहले, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वर्क था ब्लेंडिंग स्टम्प से. तो मैंने सोचा कि चलो पहले ग्रेफाइट पेंसिल के जो डस्ट को मैंने सेव किया है उसको ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इनिशियली जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल होती है हम उन्हीं से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि द वन एंड ओनली स्किल्स मैटर. जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, तो आई डोंट थिंक कि मटेरियल मैटर. हम किसी भी मटेरियल से, किसी भी मीडियम से हम वर्क कर सकते हैं. सिर्फ हमें अपने स्किल पे ध्यान देना होता है, हमें प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो करनी होती है. चाहे आप कोई भी मटेरियल्स यूज़ करें, आप कोई भी मीडियम्स यूज़ करें, टेक्निक्स तो वही होती है. हाँ, मीडियम के लिए तो आप थोड़ा सा मीडियम्स का बिहेवियर अलग अलग हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा टेक्निक्स चेंज करना पड़ता है. लेकिन मटेरियल्स तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, किसी भी मटेरियल से हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मेरे पास अभी चारकोल पाउडर नहीं है, लेकिन पहले मैं कुछ वर्क जो मेरे पास अवेलेबल है, ग्रेफाइट पाउडर अवेलेबल है, तो मैं उससे ही क्यों ना करूं, उससे ही देखूं. मैं मतलब जब हम अपने आप को अपने कुछ लिमिटेशंस में बांध देते हैं, तो फिर उसके बाद हमें अपनी लिमिट पता चलती है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक काम कर सकते हैं इन्हीं लेस अवेलेबिलिटी में. बस ये इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, हमारा फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं है. क्योंकि अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, अगर हमने बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं करी होगी, तो चाहे हम कोई सा भी मीडियम्स, कोई सा भी मटेरियल्स यूज़ करें, हमारा वर्क अट्रैक्टिव, हमारा वर्क प्रोफेशनल कभी नहीं बन सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प के थ्रू, पहले तो मैंने टर्मिनेटर लाइन के थ्रू, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पहले ड्रॉ करें, फिर उसके बाद लाइट एंड डार्क के जो भी शेड में जो डिफरेंसेस हैं उनको टर्मिनेटर लाइन के थ्रू आप पहले उनको डिफ्रेंशिएट कर लें कि किस तरीके से, कहाँ पे लाइट आएगी, कहाँ पे डार्क आएगी. फिर उसके बाद जिस तरीके से मैं यहाँ पे डार्क वैल्यू ऐड कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे डार्क है, टर्मिनेटर लाइन से पहले मैंने उस एरिया को पहले फिक्स कर दिया कि हाँ इसी पोर्शन में डार्क है और इसी पोर्शन में लाइट है. तो जहाँ पे भी डार्क होगा उसी के अंदर अगर कोई लाइट आ रही होगी या फिर कोई
थोड़ी सी भी लाइट पोर्शन होगा मीन्स वो रिफ्लेक्टेड हाईलाइट है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से शेड कहाँ कहाँ पे ऐड करने हैं। उसके लिए हमें फंडामेंटल लेवल पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल स्टडी करना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से मैं धीरे धीरे शेड ऐड कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पोर्ट्रेट के वीडियो बनाते बनाते अब मैं स्टिल लाइफ क्यों बनाने लगी अचानक से। आप ऐसा सोच रहे होंगे, मे बी बहुत लोगों ने मेरा वीडियो जो पहले देखा है पोर्ट्रेट प्रोपोर्शन मेजरमेंट का, उसमें भी मैंने फंडामेंटल ही बताया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पोर्ट्रेट बताते बताते मैं स्टिल लाइफ क्यों बनाने लगी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि स्टिल लाइफ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टिल होता है। उस स्टिल ऑब्जेक्ट में किसी भी बेसिक लाइट एंड शैडो स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट होता है। आप इजीली उसमें कर सकते हैं। अगर एक छोटे ऑब्जेक्ट को ही हमने अगर स्टडी नहीं करी है और अगर हम स्टार्ट करने लगेंगे बहुत बड़ा सा एकदम सीनरी बनाना, एकदम सुंदर लैंडस्केप बनाना या फिर एक बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। हम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर प्रोफेशनल हमारा वर्क नहीं दिखेगा। अगर हमने बेसिक स्टिल लाइफ में ही अगर हमने स्टडी नहीं करी है और अगर हम कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट उठा लेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक सच अ प्रोफेशनल वर्क। और स्टिल लाइफ में जो हमें लाइव करने का भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सामने से लाइव भी बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, यूटेंसिल्स हो गए या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उठाकर आप बना सकते हैं लाइव में, उसका सेटअप करके बिल्कुल लाइव सामने से देखकर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि हम उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइव स्टडी करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप प्रोफेशनल को देख लो, किसी भी मास्टर्स को देख लो, वो भी यही बोलते हैं कि लाइव वर्क करने से जो हम लाइट एंड शेड की प्रॉपर अपने विज़न के थ्रू जब हम डायरेक्टली अपने आँखों के सामने उस चीज़ों को लाइट एंड डार्क की जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे वर्क में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये लाइव करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो कि स्टिल लाइफ में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। और वैसे भी हमें सब्जेक्ट तो देखना ही नहीं है कि हम किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमें एक कॉमन वे टेक्निक्स कह सकते हैं, हमें एक कॉमन टेक्निक्स मिल गई है। जैसे हमें सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट नहीं देखना है, हमें उसे लाइट एंड डार्क के थ्रू देखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो मैटर ही नहीं करता यहाँ पे कि हम क्या ऑब्जेक्ट को देखकर बना रहे हैं या फिर क्या बना रहे हैं। हमें बस डार्क एंड लाइट, कलर, टोनल वैल्यू, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। हमें बाउंड्री ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड करना है। हमें जो बाउंड्री है वो लाइट एंड डार्क की बाउंड्री को देखते हुए हमें स्टडी करनी है। तो इस तरीके से जब हम स्टडी करते हैं तो चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट बनाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे लैंडस्केप बनाओ, ट्री बनाओ, क्लाउड बनाओ, हाउस बनाओ, कोई भी चीज़ें बनाओ, जब हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर होता है, बेसिक जब हमने लाइट एंड डार्क के थ्रू स्टडी करी होती है, तो हम कोई भी सब्जेक्ट इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं फ्लावर में जब शेड ऐड कर रही हूँ तो किस तरीके से मैं यहाँ पे फ्लावर के जो एजेस हैं इनको बहुत ही सॉफ्टली छोड़ रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा वर्क नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे जो फ्रूट बाउल है, जो ऑरेंज बाउल है, वो है मेरा मेन फोकस वहाँ पे है, या फिर जार का जो रिफ्लेक्शन है वो मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे हमारा वर्क ज़्यादा है। फ्लावर को मैंने, क्योंकि मैं उसको एज थोड़ा सा मर्ज्ड चाहती थी कि थोड़ा बैकग्राउंड में उसको थोड़ा मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि फोकस मैं चाहती थी कि व्यूअर का आई इस बाउल पे जाए, इस फ्रूट बाउल पे जाए, इस फ्रूट पे जाए।
तो इस तरीके से फोकल पॉइंट को लेकर जब हम चलते हैं तो जो हमारा वर्क है वो थोड़ा आई कैचिंग होता है। एंड बिकॉज मैंने यहाँ पे ग्रेफाइट पाउडर यूज़ किया है, तो जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्क वैल्यू ऐड करनी थी तो उसके लिए मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ किया, क्योंकि ग्रेफाइट पाउडर उतना ज़्यादा डार्क नहीं हो पा रहा था। मैंने तो सोचा था कि पूरे वर्क को मैं ब्लेंडिंग स्टम्प के थ्रू ही शेड करूँ, लेकिन वो उतना डार्क नहीं हो रहा था, तो इसलिए मुझे यूज़ करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ करके फिर उसके बाद उस शेड को थोड़ा थोड़ा मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प से। तो जहाँ पे मेरा मेन फोकस है वहाँ पे मैंने जहाँ पे भी पेंसिल यूज़ करी है वहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से उसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पे मेरा फोकस पॉइंट नहीं है, जैसे फ्लावर के पास पोर्शन में जहाँ पे मुझे डार्क वैल्यू ऐड करनी है, वहाँ पे मैंने पेंसिल को बिल्कुल रफली बोल्ड स्ट्रोक्स में कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो टेक्सचर आ रहा है पेंसिल का, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। तो इस तरीके से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें नए नए जो ऑप्शंस मिलते हैं वो अच्छे होते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एंड वी लर्न हाउ टू यूज़ आवर टूल, आवर मटेरियल वाइजली। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प को मैं डार्क वैल्यू ऐड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और मैंने नीडेबल इरेज़र का यूज़ नॉट ऐसे ही इरेज करने के लिए यूज़ नहीं किया है। वहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पे हाइलाइट्स ऐड करने के लिए मैंने वहाँ पे नीडेबल इरेज़र का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं वी कैन यूज़ आवर टूल्स वेरी वाइजली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है किसी को अगर मेरा वर्क अच्छा लग रहा हो तो बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे वर्क करते रहने के लिए। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाने वाली हूँ। और इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच पाए। और अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।